स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मशीन के बारे में और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मशीन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आपका बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2000 में आया था। 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या आप सुधार चाहते हैं। तो मशीन, आपने देखा होगा कि मशीन जो हमारे काम को आसान कर देता है। एक मूवी आई थी जिस 3 इडियट नाम से, जिसमें एक किरदार जो होता है वो पूछता है कि मशीन क्या है और दूसरा कहता है कि जो हमारे काम को आसान कर दे उसे हम मशीन कहते हैं। तो उसी में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मशीन से आप क्या समझते हैं। तो मशीन क्या है? मशीन वह डिवाइस या युक्ति है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को, मतलब उसको जो आप ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलने की क्षमता रखती है या परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। उसे हम लोग कहते हैं मशीन। तो आप समझ गए कि जो हमारे काम को आसान कर दे और किसी ऊर्जा को मैकेनिकल में बदलने की जो क्षमता है वो मशीन में होती है। तथा हम मशीन के द्वारा कम बल लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। मशीन में ऊर्जा के स्रोत तथा किए जाने वाले कार्य के बीच के कई अंग होते हैं जो ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं, जैसा कि आपके पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन वह मशीन है जो ईंधन के दहन से ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को प्रयोग करके वाहन को चलाने की क्षमता रखता है। जैसा आपने देखा होगा कि पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल को जब जलाया जाता है तो पेट्रोल के जलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी का प्रयोग करके हम लोग वाहन को चलाते हैं। यदि बात करें भाप इंजन की, जो कि पानी की भाप से चलाया जाता है, इस इंजन में जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी की जो भाप है, जिसे कहते हैं वेपर, भाप की दाब ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यह भी काम होता है मशीन का। या फिर आप लोग वर्कशॉप में गए होंगे तो वहां पे आपने मशीन शॉप में लेथ मशीन देखी होगी। लेथ मशीन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को कटिंग एनर्जी में बदलने का कार्य करती है। मतलब आपने कोई ऊर्जा दी लेथ मशीन को चलाने के लिए, आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया और उसी इलेक्ट्रिकल पावर को उसने क्या किया, किसी भी वर्क पीस को काटने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो हमारी कटिंग एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। तो ये काफी टॉपिक हो जाते हैं मशीन के अंतर्गत। अगर हम एक सरल मशीन में निश्चित बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगाते हैं, बोझ या भार लगाते हैं, तो किसी संयुक्त मशीन के विभिन्न बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगता है तो ऐसे
मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने लीवर का नाम सुना होगा, लीवर, या फिर पहिया और एक्सल, या फिर आपने देखा होगा जैक। जैक तो सभी ने देखा होगा, जिसका काम होता है किसी भी भारी बोझ को उठाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा ट्रक या ट्रैक्टर जब पंचर हो जाता है तो उसके नीचे एक विशेष प्रकार का यंत्र लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जैक, और उस जैक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भार को उठाते हैं। वो हमारा क्या है, एक सरल मशीन है। आपने बहुत ही आसानी से उस वाहन को उठा दिया। यदि आपसे कहा जाए कि आप बिना किसी यंत्र के आप उस वाहन को उठा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने बिना किसी दूसरे यंत्र की सहायता से हम किसी भी भारी वजन को नहीं उठा सकते हैं। तो ये क्या है, एक सरल मशीन है। या फिर आपने देखा हो कई बार हमें कोई भारी पत्थर उठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी रॉड या सरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बीच में एक टेक लगाते हैं। टेक लगाने के बाद एक सिरे पर हम बल लगाते हैं और दूसरा सिरा अपने आप उठ जाता है। ये सभी क्या है, एक सरल मशीन के उदाहरण है। तो आप इसको डिटेल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था यूपीबीटी 2000 में कि बोझ किसे कहते हैं, बोझ या लोड। तो ये क्या है, किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार बोझ कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक रॉड से किसी भार को उठाया, तो भार उठ गया, तो जो भार हमारा उठाया गया वो हमारा क्या कहलाया, बोझ। ठीक है, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा आता है लोड को उठाने के लिए या भार को उठाने के लिए उसके विपरीत में भी एक प्रयास लगाया जाता है। जैसे आपने क्या किया, एक लंबी छड़ ली, उसके बीच में एक आलम लगाया या पत्थर लगाया। छड़ का जो लंबा वाला सिरा है उस पे आपने हल्का प्रयास लगाया, उस हल्के प्रयास से छड़ का दूसरा सिरा उठ जाता है और दूसरे सिरे पर क्या है, एक पत्थर रखा हुआ है। या फिर आप समझ लीजिए कि बच्चों के झूला झूलने का सीसॉ आपने देखा होगा। सीसॉ पे क्या करते हैं बच्चे, दोनों तरफ बच्चों को बैठा दिया जाता है और एक ऊपर या दाएं या बाएं ये गति करते हैं। तो यदि हमने एक सिरे पर पत्थर रख दिया और दूसरे सिरे पर प्रयास लगा रहे हैं, तो जो पत्थर है वो हमारा बोझ कहलाएगा, और उसको उठाने के लिए हम लोग जो एक एफर्ट लगा रहे हैं वो हमारा प्रयास कहलाएगा। तो हमेशा बोझ को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास या एफर्ट, ये हमारा क्या होता है, किसी मशीन द्वारा भार को उठाने में लगाया गया बल प्रयास कहलाता है। यदि बात करें इसको डिनोट करने की, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भार है, भार को हम लोगों ने प्रदर्शित किया W से और प्रयास को प्रदर्शित किया P से, एफर्ट, प्रयास। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें, यूपीबीटी 2009 में पूछा गया था। यह था आपका मैकेनिकल एडवांटेज, शॉर्ट में इसको कहते हैं MA, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ आपका कहलाता है कि हमने क्या किया, किसी मशीन के द्वारा भार को उठाया। भार हमारा क्या हो गया, W, तथा भार उठाने के लिए
कोई ना कोई प्रयास तो लगाया हमने, वो हो गया हमारा P। तो जो भार, उठाया गया भार तथा लगाया गया भार, यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मतलब कितना भार उठाया और उस भार को उठाने में कितना आपने प्रयास लगाया। तो उठाया गया भार हमारा हो जाता है W और लगाया गया प्रयास ये हमारा हो जाता है P। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P। तो यांत्रिक लाभ क्या हो गया? यांत्रिक लाभ क्या है? किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा भार उठाने के लिए लगाया गया आवश्यक प्रयास के अनुपात को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। MA इक्वल टू W/P। अब बात करते हैं कि यदि हमने वेगानुपात ज्ञात करना हो। अब यहां पर क्या है कि थोड़े प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। यदि आपने इसमें एक भी टॉपिक मिस कर दिया तो आगे की कड़ी आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखिए यहां पर आ जाता है, नेक्स्ट आता है वेगानुपात। इसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, शॉर्ट में इसको VR से प्रदर्शित करते हैं। VR क्या है? VR हमारा क्या है? वेलोसिटी रेशियो। किसी भार को उठाने में प्रयास का विस्थापन तथा भार के विस्थापन के अनुपात को, मतलब यहां पर हमने क्या किया कि किसी भार को उठाना है, उठाया तो क्या है कि भार से कुछ दूरी होगी आलंब तक की, और आलंब से प्रयास के बीच कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं मतलब एक शीशो है, शीशो का एक एग्जांपल लेते हैं कि उसमें क्या है, एक लंबी लाइन होती है, बीच में एक टेक होती है और एक सिरे पर एक व्यक्ति बैठा होगा और दूसरे सिरे पर दूसरा व्यक्ति बैठा होगा, परंतु जो बीच की टेक है उस टेक से दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमने एक तरफ भार रख दिया और दूसरी तरफ प्रयास लगाया तो प्रयास से टेक तक की बीच की दूरी ये हमारी बाई से प्रदर्शित किया गया है। और यदि भार के टेक के बीच की दूरी, मतलब भार से विस्थापन कितना होगा, X, इसका अनुपात, मतलब क्या है कि किसी भार को उठाने में प्रयास का विस्थापन तथा भार के विस्थापन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। VR इक्वल टू Y/X। अब बात करते हैं कि मशीन की दक्षता, यह भी आपका यूपीबीटी में पूछा गया था, मशीन की दक्षता किसे कहते हैं। तो मशीन की दक्षता क्या है, किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का अनुपात दक्षता कहलाता है। मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट, कितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं और कितनी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी मशीन की दक्षता पता करनी होती है तो दक्षता को हम लोग प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। तभी तो यहां पर देखिए आपका फार्मूला जो बना है ईटा, मशीन की दक्षता को ईटा से प्रदर्शित किया, जिसमें आपका उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमारा प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का अनुपात ही मशीन दक्षता कहलाता है। इसे हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और ये आ जाता है इसका फॉर्मूला।
जब भी इसकी वैल्यू आपको ज्ञात होगी तो ये होगी हमेशा प्रतिशत में। अब आता है क्वेश्चन आपका, बीटीई 2001 में पूछा गया था कि आदर्श मशीन क्या है। वैसे तो ये कहीं भी आपको देखने में नहीं मिलेगी आदर्श मशीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कार्य नहीं करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आदर्श मशीन वह मशीन है जिसकी दक्षता 100% हो। मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें हम जितनी ऊर्जा दें उतनी ऊर्जा पर वह वर्क करे। अगर हमने 100% एनर्जी दी तो 100% ही हमारा कार्य होना चाहिए। ऐसी मशीन को हम लोग आइडियल मशीन कहते हैं, जिसमें क्या है, इस मशीन में घर्षण होता ही नहीं है, घर्षण फ्री मशीन है। यहां पर घर्षण को या फ्रिक्शन को नगण्य माना जाता है आइडियल मशीन में। हमेशा आइडियल मशीन के लिए उपलब्ध ऊर्जा और दी गई ऊर्जा इनपुट बराबर आउटपुट यदि हमारा होता है तो वह मशीन हमारी आइडियल मशीन कहलाती है। जैसा आप देख रहे हैं, W भार और भार से बीच की विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है प्रयास और प्रयास के बीच का डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप इसमें भार और भार के बीच का विस्थापन बराबर प्रयास और प्रयास के बीच का जो विस्थापन, दोनों बराबर होने चाहिए। जितनी ऊर्जा हम उसको दे रहे हैं और जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब वह मशीन हमारी आदर्श मशीन कहलाती है। परंतु ऐसी मशीन बनना संभव नहीं है। अब W इंटू एक्स इक्वल टू P इंटू वाई को यदि सॉल्व करते हैं तो आ जाता है W अपॉन P। W अपॉन P इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब W अपॉन P क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, और वाई अपॉन एक्स क्या है, वेलोसिटी रेशियो। जैसा कि देखिए शुरुआत में हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो वाई अपॉन एक्स, तो यहां पर आ गए थे आपके पाई अपॉन एक्स, ठीक। और मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते थे तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, ठीक है। तो यहां से हमारा फार्मूला आ गया आपका डब्ल्यू अपॉन पी इक्वल टू पाई अपॉन एक्स। डब्ल्यू अपॉन पी हो जाता है हमारा एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। अब इतना हम लोग जान चुके कि बोझ क्या है, प्रयास क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, क्या दी जाने वाली ऊर्जा होती है, क्या प्राप्त करने वाली ऊर्जा होती है। अब जब हम लोग सभी चीजों को जान गए हैं तो फिर आ जाता है एक नया टॉपिक कि इन सभी के बीच में संबंध क्या है। तो आ जाता है आपका दक्षता, यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात के मध्य संबंध क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू भार, W को हम लोगों ने भार से प्रदर्शित किया। P हो जाता हमारा प्रयास, Y हो जाता है प्रयास का विस्थापन और X हो जाता है भार का विस्थापन, और ईटा जो है वो है मशीन की दक्षता। तो वेगानुपात क्या होता है आपका वी आर इक्वल टू हो जाता है y अपॉन एक्स, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यांत्रिक लाभ क्या होता है हमारा एम ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी रेशियो तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया, यांत्रिक लाभ को भी पढ़ लिया। अब इसके संबंध को भी जानेंगे, साथ ही दी गई ऊर्जा, दत्त ऊर्जा, प्रयास इंटू वाई, पी हो गया हमारा प्रयास और प्रयास के बीच का विस्थापन, उपलब्ध ऊर्जा W भार और भार के बीच का विस्थापन, ठीक है। वेगानुपात समझ में आ गया,
यांत्रिक लाभ समझ में आ गया, गत ऊर्जा, दी गई ऊर्जा और उपलब्ध ऊर्जा हमारी समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पर निकालते हैं दक्षता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होगा आपका W इंटू एक्स अपॉन P इंटू वाई। W इंटू एक्स क्या हो गया, ये हो गया आपका उपलब्ध ऊर्जा, कितनी इसकी ऊर्जा उपलब्ध है और कितनी ऊर्जा हमें से प्राप्त हो गई। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। तो उपलब्ध क्या थी ऊर्जा हमारी, W इंटू एक्स। ठीक है, भार और भार के बीच का विस्थापन अपॉन प्रयास और प्रयास के बीच का विस्थापन, इसका अनुपात कहलाता हमारा आपका दक्षता। अब इसी इक्वेशन को यदि हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू W अपॉन P, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई है और ये इससे मल्टीप्लाई है, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई है तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो W अपॉन P मल्टीप्लाई 1 अपॉन पाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब जो बाई अपॉन एक्स है ये क्या है हमारा, बाई अपॉन एक्स क्या था, देखिए पहले हम लोग ने बाई अपॉन एक्स कहां लिखा था, बाई अपॉन एक्स, ये हमारा क्या था वेलोसिटी रेशियो। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या कह दिया, वी आर लिख दिया, वेलोसिटी रेशियो लिख दिया। W अपॉन पी क्या था हमारा, W अपॉन पी हमारा था मैकेनिकल एडवांटेज, तो W अपॉन पी की जगह हमने लिख दिया एम ए, तो एम ए इंटू 1 अपॉन पी आर। ठीक है, इसको और सॉल्व किया हम लोगों ने तो आ गया हमारा, ये इसके बटे में दिया है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा एम ए अपॉन वी आर, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर, ये हमारी हो जाती है दक्षता। तो ये संबंध होता है दक्षता, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में जो संबंध दिखाना होता है वो हम इस तरीके से संबंध दिखा सकते हैं। जितने भी ये टॉपिक हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत आसान लगे होंगे, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है यदि आप शुरुआत से किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको अंत तक वह चैप्टर समझ में आ जाता है। और यदि आपने सोचा कि किसी टॉपिक को छोड़ के हम किसी नए टॉपिक पे आ जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमेशा प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए यदि हम लोग चलेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप मशीन को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि मशीन का नियम क्या है, मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे हम लोग विभिन्न प्रकार की मैकेनिज्म के बारे में। इसको कहते हैं आपके पुली सिस्टम जो आता है। अगर पुली सिस्टम आपने पूरा कवर कर लिया, 3 टाइप की जो पुली हैं उनको समझ गए तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सरल और आसान शब्दों में। साथ ही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। क्योंकि कई बार बच्चों ने कहा कि सर पीडीएफ दे दीजिएगा, तो पीडीएफ के लिए हमने क्या किया, पीडीएफ को बनाया तो पीडीएफ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो पीडीएफ क्या है, आपका एक नोट्स टाइप का हो जाता है जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और टॉपिक को समझने में आसानी होगी। इसलिए इसको पीडीएफ के तरीके से पढ़ाना उचित समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।